औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आपको इस चीज़ का इल्म है कि हम नाइन्थ की केमिस्ट्री के 2 लेक्चर्स जो हैं कंप्लीट कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अब हम लेक्चर नंबर 3 की तरफ जाएंगे और लेक्चर नंबर 3 के अंदर चंद चीज़ें पढ़ेंगे। हम वही आर्टिकल्स आपको करवा रहे हैं जो हमें गवर्नमेंट ने अलाउ किए हैं। ये गवर्नमेंट के परफॉर्मे में जो सिलेबस आपको शॉर्ट करके दिया गया है उसी के मुताबिक आपको पढ़ाया जा रहा है। तो लिहाजा अब हम चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 है आपका पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज, या प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं। ये आर्टिकल है आपका, चैप्टर का नाम है पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ दी प्रॉपर्टीज़। आपने एक तो पीरियोडिक टेबल को डिस्कस करना है, पीरियोडिक टेबल में क्या क्या चीज़ें होती हैं। दूसरा आपने ये डिस्कस करना है कि उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं किस तरह रिपीट होती हैं। जो पीरियोडिसिटी का मतलब हम लेते हैं, पीरियोडिसिटी का मतलब होता है रेपिटिशन इन द प्रॉपर्टी। तो हम यहाँ पे जो चीज़ डिस्कस कर रहे हैं वो यही है कि पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो अपनी जो भी प्रॉपर्टी है किस तरह रिपीट करते हैं और किस सेंस में रिपीट करते हैं, उसको आज हम यहाँ पे डील करेंगे। पीरियोडिक टेबल बेसिकली होता क्या है? पीरियोडिक टेबल ये है कि आपने एलिमेंट्स को अरेंज करना है, अरेंज्ड फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप्स एंड पीरियड्स इज कॉल्ड पीरियोडिक टेबल। ऐसा टेबल या ऐसी अरे ऑफ अरेंजमेंट जिसमें एटम्स को आप डिस्कस करें या एटम को सिलेक्ट करें, एटम्स को, एलिमेंट्स को वहाँ पर जो है वो डील करें, तो आप उनको ग्रुप्स और पीरियड्स के अंदर जो है वो डिवाइड करते हैं। इस फॉर्म को हम पीरियोडिक टेबल कहते हैं। हम अभी सिंपल जो है पीरियोडिक टेबल को डिफाइन कर रहे हैं, फिर हम जो है वो पीरियड ग्रुप को अलग अलग से डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हम पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग जो रूल्स थे, जो लॉज थे, हम उनको डील करते हैं। आपका जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड है उन्होंने 2 लॉ उसमें से जो है वो स्किप कर दिए हैं। है डेफिनेशंस ही हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं आपको करवा देता हूँ ताकि आपके लिए कोई प्रॉब्लम किसी किस्म की उसमें ना जो है वो आए। एक हम जो है वो पढ़ते हैं लॉ ऑफ ट्राइएड। ये आप इसको समझें कि ट्राइएड का मतलब क्या है। ट्राइएड का मतलब ये है कि आपको 3 एलिमेंट दिए जाते हैं, मसलन 1, 2 और 3। ये 3 एलिमेंट आपको दिए गए। जब आप 3 एलिमेंट ये डिस्कस करते हैं, 3 एलिमेंट आप ले रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू डोबर्नियर जो साइंटिस्ट था, डोबर्नियर ने ट्राइएड्स का जो रूल दिया वो ये था कि पहले और तीसरे का आप ऐड करें। पहले और तीसरे का जो मैस है आप उसको ऐड करें। ऐड करने के बाद आप उसकी एवरेज निकालें। जो एवरेज निकलेगी, जिस तरह की भी एवरेज आएगी, वो मिडल वाले के एटॉमिक मैस के बराबर होगी। मसलन पहले का मैस 1 था, दूसरे का 2 था, तीसरे का 3 था। अगर हम अरेंज करें 1 और 3, आपका 4 आ गया। इसकी एवरेज निकालें, 2 को ऐड किया, 2 से ही हम मसलन डिवाइड करते हैं, तो आंसर आपका क्या बनेगा? 2 आंसर बन जाएगा। तो इसे कहते हैं लॉ ऑफ ट्राइएड। मतलब पहले और तीसरे को आपस में ऐड करके उनकी एवरेज लें। एवरेज का जो आंसर आएगा वो मिडल वाले का एटॉमिक मैस होगा। इसको कहा जाता है ट्राइएड। ट्राइएड जो है वो हर जगह एप्लीकेबल भी नहीं है सिवाय चंद एक एलिमेंट्स के। आपने जस्ट इसकी डेफिनेशन जो है वो कर लेनी है, क्योंकि वैसे भी ये स्किप जो है वो किया जा चुका है। उसके बाद अगला आर्टिकल है ऑक्टेव्स। ऑक्टेव्स ये है, न्यूलैंड साइंटिस्ट था जिसने ये लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया। वो ये था कि हर 8वें के बाद 9वां अपनी प्रॉपर्टी को रिपीट करता है। हर 8वें के बाद 9वां अपनी प्रॉपर्टी को रिपीट करेगा। अगर हम पीरियोडिक टेबल को डिस्कस करें तो अगर आप 48 पेज इसका निकालें तो आपको 48 पेज पे आइडिया होगा। ये आपको रो नज़र आ रही होगी, ये वाली। तो आपने इस रो को फोकस करना है। ये जो रो है,
1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। जब ये न्यूलैंड वाला रूल बना था उस वक़्त नोबल गैसेस जो हैं वो डिस्कस नहीं हुई थी, नोबल गैसेस उस वक़्त डिस्कवर नहीं हुई थी। तो इसका कहना ये था कि हर 8वां अपनी प्रॉपर्टी रिपीट करता है। तो आप अगर आप गिन लें, इस तरह 2 लिखा हुआ होगा यूं करके, तो आप उसको गिने तो बनते हैं। जो पिंक कलर का बॉक्स है वो निकाल देना। मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ यहाँ से। आपने इस बॉक्स को काउंट नहीं करना, ये जो बॉक्स आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, ठीक है जी। आपने इस बॉक्स को डील नहीं करना, इनको नोबल गैसेस कहते हैं। आपने यहाँ से गिनना शुरू करना है 1 2 3 4 5 6 7। इसका प्रॉब्लम ये था, इसने ये कहा था कि हर 8वां अपनी प्रॉपर्टी को रिपीट करेगा। लेकिन अगर हम नीचे चले जाएं, नीचे आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 बनते हैं। तो ये रूल जहाँ पे रिजेक्ट हो गया था, ये सिर्फ चंद जो है वो पीरियड्स के ऊपर हम इसको लगा सकते हैं, बाकी पीरियड्स के ऊपर नहीं लगा सकते। तो लॉ ऑफ ऑक्टेव ये था कि हर 8वां अपनी प्रॉपर्टी रिपीट करता है, उनकी प्रॉपर्टी एक जैसी आती है। वो भी हम देखेंगे प्रॉपर्टी किस तरह आती है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपको ये नज़र आ रहा होगा सोडियम और लिथियम, ये दो आपको नज़र आ रहे होंगे। पोटाशियम है, रेबेडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम है। ये आपको चीज़ें जो हैं वो आपकी बुक पे नज़र आ रही होंगी। तो लिथियम, सोडियम, पोटाशियम और रेबेडियम का जो क्राइटेरिया है वो ये है कि ये मेटल कंसिडर किए जाते हैं, मेटल हैं। मेटल को मेटल इसलिए कहा जाता है, ये इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। तो इनकी प्रॉपर्टी सब की सेम यहाँ पे आ गई। मतलब ये अपनी प्रॉपर्टी रिपीट कर रहे हैं। लिथियम भी इलेक्ट्रॉन निकालता है, सोडियम भी इलेक्ट्रॉन निकालता है, पोटाशियम भी इलेक्ट्रॉन निकालता है, रेबेडियम, सीजियम, फ्रांसियम एंड सो ऑन। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। इनको हम जो है अल्कली मेटल्स कहते हैं। अगर वाटर के साथ ट्रीट किया जाए तो ये बेस यानी अल्कलीज बनाते हैं। जिस तरह सोडियम को वाटर के साथ ट्रीट करें तो ये क्या बनाएगा, NaOH बनाता है, जिसे अल्कली कहते हैं, बेस कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको जो है वो कहा जाता है। तो ये इसका क्राइटेरिया था लॉ ऑफ न्यूलैंड, लॉ ऑफ ऑक्टेव का। तो हमें इनसे कंसर्न नहीं थी, लेकिन डेफिनेशन के तौर पे हमने करना है। इसमें अब जो चीज़ आएगी, एक आएगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, एक था ओल्ड पीरियोडिक टेबल या मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। एक आप ले लें, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। ये दो तरह की चीज़ें आपको आपकी बुक से जो है वो नज़र भी आएंगी। आपको अपनी बुक से ये देखने का मौका भी जो है वो ज़रूर मिलेगा। तो जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है वो आपका ओल्ड पीरियोडिक टेबल है, वो पुराना पीरियोडिक टेबल है। हम उसको डील करेंगे क्योंकि ये आपके आर्टिकल में शामिल है। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, इसने बेसिकली क्या कहा था, या इसका थीम, इसका कॉन्सेप्ट क्या था। जो डेफिनेशन इसकी बनती है वो ये है कि प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक functions of their atomic masses। जब भी आप एलिमेंट्स को डील करते हैं, इस लॉ के मुताबिक एटॉमिक मैस जो भी उनका आएगा, एटॉमिक मैस के अकॉर्डिंग उनका जो फंक्शन है वो पीरियोडिक है, यानी रिपीट हो रहा है और अपनी प्रॉपर्टी को रिपीट करते हैं। और उनको पहले मैस के साथ अरेंज किया गया था, पहले मैस के साथ उनको अरेंज किया गया, उनके मैस की अकॉर्डिंग अरेंजमेंट थी। और उन्होंने फिर उसी के मुताबिक रूल बनाया कि एटॉमिक मैसेज पर जब आप पीरियोडिक टेबल को अरेंज करते हैं तो पीरियोडिक टेबल को अरेंज करने पर जो भी प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं हम उनको पीरियोडिसिटी ऑफ द प्रॉपर्टी कहते हैं। और ये मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था। लेकिन ये फेल हो गया क्योंकि कुछ ऐसे थे कि जिनका एटॉमिक मैस जो है वो बाद में भी जो है वो पता चला। और उसके अलावा ये था कि एटॉमिक मैसेज जो हैं वो जो भी सजेस्ट किए गए वो उन्होंने एक अंदाजे के मुताबिक जो है वो सजेस्ट किए, और एक रॉन्ग आर्डर था मैसेज का। तो इस वजह से इसके अंदर जो है वो प्रॉब्लम भी आई। तो उसके बाद 1913 के अंदर मोजले ने जब डिस्कवर किया,
मोज़ले ने एटॉमिक नंबर को डिस्कवर किया, और मोज़ले का एटॉमिक नंबर डिस्कवर करने का फ़ायदा ये हुआ कि मोज़ले ने अब जब एटॉमिक नंबर डिस्कवर कर लिए तो एटॉमिक नंबर का मतलब ये होगा कि एटॉमिक नंबर के ज़रिए हम तरतीब के साथ किसी भी एलिमेंट को लेके चल सकते हैं। अब इसने जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की डेफिनेशन इसके अकॉर्डिंग बनी, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, वो ये था, स्टेटमेंट सारी सेम है, मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक, लेकिन एंड पे क्या आएगा, नंबर्स आ जाएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। तो एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग उनको डील किया गया। अब सवाल ये था कि एटॉमिक नंबर ही क्यों चूज़ किए गए। एटॉमिक नंबर इसलिए चूज़ किए गए और एटॉमिक नंबर ही के ज़रिए पीरियोडिक लॉ को या पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया गया। उसका फ़ायदा ये था कि एक तो इनके अंदर रेपिटिशन नहीं थी, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, एक तो ये था। दूसरा ये कि हम इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में ले रहे थे, तो जिससे पीरियोडिक टेबल को मुरतब करना, तरतीब देना हमारे लिए आसान हो गया। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो है उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें मौजूद थीं। अब हम पीरियोडिक टेबल में कुछ फीचर्स पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज या सैलिएंट फीचर्स आप उनको कह लें, सैलिएंट फीचर्स। ये आर्टिकल आपका इंपॉर्टेंट है, सैलिएंट फीचर्स का, पीरियोडिक टेबल में क्या क्या होता है। मैं बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में आपके सामने रखूंगा, आपने बुक से ही तैयार करना है। सैलिएंट फीचर्स में ये होगा कि 7 इसके अंदर पीरियड्स होते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। पीरियड्स का मतलब क्या है कि जो लेफ्ट टू राइट आप ट्रेवल करते हैं पीरियोडिक टेबल में, 48 पेज पे देखें, आप लेफ्ट टू राइट ऐसे अगर पढ़ते जाएंगे, मसलन आप लिखते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम एंड सो ऑन, आगे ये बढ़ता जाएगा और इधर तक आएगा, यहाँ तक मसलन, ठीक है, एग्जाम्पल एक दे रहा हूँ। तो ये बीच में भी आपके एलिमेंट आपको नजर आएंगे, यहाँ पे 1 लिखा होगा, यहाँ पे 2 लिखा होगा, यहाँ पे 3 होगा, हो सकता है यहाँ पे 10 आपको लिखा हुआ नजर आए। तो ये अगर आप इस तरह ट्रेवल करते हैं तो ये लेफ्ट टू राइट मूव करना है, इसको पीरियड कहते हैं। आप ब्लॉक के बाहर देखें, इस तरह ब्लॉक बना हुआ है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रबेडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ये इस तरह लिखा हुआ होगा, लेकिन इनके बाहर ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 लिखा हुआ होगा। इसका मतलब ये कि ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ये तीसरी, ये चौथी, ये 5वीं, ये 6वीं, ये 7वीं। जो 7 रोज हैं उनको हम पीरियड्स का नाम देते हैं। ये पीरियोडिक टेबल के अंदर 7 रोज जो हैं वो हम कंसीडर करते हैं। तो इन 7 रोज में फिर एलिमेंट्स की तादाद है, वो आप बुक से भी देख सकते हैं। पहले में 2 होंगे, दूसरे में 8 हैं, तीसरे में भी 8 हैं, उसके बाद आगे बढ़ते जाते हैं, 18 18 करके फिर आगे हम बढ़ाएंगे, 18 है, फिर आगे बढ़ते जाएं, वो एक लॉन्ग पीरियोडिक टेबल होगा, यानी लॉन्ग आपके पास वो ग्रुप आएगा। मसलन अगर आप देखें पहला और उसमें 2 एलिमेंट हैं, दूसरा और तीसरा पीरियड को अगर आप देखें तो वो कंसिस्ट करता है 8 एलिमेंट को। 4th और 5th पीरियड के अंदर 18 जो हैं एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। 6th पीरियड के अंदर 32 हैं, और जो 7th है उसके अंदर 32 नज़र तो आएंगे लेकिन वो इनकम्प्लीट है। हम ये कहते हैं कि लास्ट जो पीरियड है उसको हम इनकम्प्लीट मानते हैं, क्योंकि अभी डिस्कवरी हो रही है और अभी तक जो है वो एलिमेंट्स को डिस्कवर किया जा रहा है। दूसरा इसके अंदर ये है कि 18 ग्रुप्स हम कंसीडर करते हैं, जो मॉडर्न डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है वो 18 ग्रुप्स हैं। वैसे आपके लेवल पे हो सकता है आपको 8 ग्रुप लिखे हुए नज़र भी आए, तो मैं आपको बुक से उठाकर बता देता हूं कि किस तरह 8 या 18 बनते हैं। ज़रा ये आप गौर करें, ये आपका पीरियोडिक टेबल आ गया, ठीक है जी, ये मैंने उठाया हुआ है पीरियोडिक टेबल, इस पर ज़रा थोड़ा सा आप फोकस करें। अगर आप इस पे गौर करें तो ये आपको जो पहला नज़र आ रहा है, ये पहला आपका है ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप एंड सो ऑन, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां,
ये देखें 11 सीधी लाइन, 12 सीधी लाइन, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये 18 लिखा हुआ जो आपको नज़र आ रहा है, दीज आर कॉल्ड ग्रुप्स, मतलब वर्टिकल कॉलम्स आर आल्सो कॉल्ड ग्रुप्स। अगर आप 18 नहीं करना चाहते, ये मिड में से ये निकाल दिए जाते हैं, इनको ए बी के साथ हम लिखते हैं, जिस तरह कि आप फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में देखेंगे भी। 1 2, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है और ये 8 है। तो बेसिकली हम यहाँ पे 18 ग्रुप्स ही कंसीडर करते हैं और 18 ग्रुप्स के अकॉर्डिंग ही हम जो है वो इसको डिफाइन करते हैं और उन्हीं के मुताबिक चलते हैं। इनको ग्रुप्स जो है वो कहा जाता है। अगर हम देखें इनमें क्या एक मेन पॉइंट हम ले सकते हैं, वह ये होगा कि पीरियड में प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन पीरियड, पीरियड में प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। उसके बाद सिमिलर प्रॉपर्टीज इन ग्रुप्स, ग्रुप में प्रॉपर्टी सिमिलर होगी। ठीक है, ये आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के अकॉर्डिंग भी चेक करेंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरह, मतलब जिनके आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं उनकी प्रॉपर्टी भी सेम रखी जाती है, सेम मानी जाती है, और जिनकी आखिरी शेल की या आखिरी कन्फिग्रेशन जिनकी डिफरेंट होती है उनकी प्रॉपर्टी सेम नहीं होती। लेफ्ट टू राइट आप मूव करेंगे तो प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, टॉप टू बॉटम मूव करेंगे, ऊपर से नीचे आएंगे तो ग्रुप के अंदर प्रॉपर्टी हमेशा सेम रहती है। आप गौर से देखें प्रोडक्ट टेबल, जो पहली रो है हाइड्रोजन, जिस तरह लिखा होगा इधर हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रेबेडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इस तरह लिखा हुआ आएगा। ऊपर आप देखें इस तरह करके उसने एक करली ब्रैकेट ऊपर लिखा हुआ है मेटल, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे मेटल हैं, अल्कली मेटल्स हैं, तो इनकी प्रॉपर्टी क्या है, अल्कली बनाते हैं, ये सेम इनकी प्रॉपर्टी है। तो ये इनके 4 पॉइंट आपने जो है अब यहाँ पे देख लिए। उसके बाद जो है वो फिफ्थ पॉइंट जो इसका बनेगा, फिफ्थ पॉइंट इसका ये बनेगा कि ये जो प्रोडक्ट टेबल है इसको ब्लॉक्स के साथ कंसिडर किया जाता है। 4 ब्लॉक इसके अंदर प्रेजेंट हैं। 4 ब्लॉक कौन कौन से प्रेजेंट हैं? एक ब्लॉक को एस कहते हैं, एक को पी कहते हैं, एक को डी कहते हैं और एक को एफ ब्लॉक जो है वो कहा जाता है। एस पी डी एफ, ये 4 ब्लॉक हैं और ये 4 ब्लॉक इसलिए हम मेंशन करते हैं, ये अकॉर्डिंग टू देयर कन्फिग्रेशन इन ब्लॉक्स को डील किया जाता है। ये जो आपको पहली 2 लाइनें नजर आ रही होंगी, हाइड्रोजन, लिथियम, ब्रिलियम और इस तरह करके मैग्नीशियम, यहाँ पे सोडियम लिख लेते हैं पहले, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रबेडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये आपका आएगा ग्रुप नंबर 1। ग्रुप नंबर 2 ठीक है जी, ब्रिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बैरियम। ठीक है, फिलहाल हम यही लिख रहे हैं। तो ये आपके पास आ गया जी ग्रुप नंबर 2। तो इसमें अब आप देखें इनकी जो कन्फिग्रेशन आप करते हैं, आप लिथियम और ब्रिलियम दोनों की कन्फिग्रेशन अलग अलग करके देखें, ये एस पे खत्म होगी, इसलिए हम इसको एस ब्लॉक कहते हैं। ये मिड में जो आपको नजर आएगा, ये जो मिड में ब्लॉक है इसको हम डी ब्लॉक कहते हैं। आपको एग्जांपल भी दी थी मैंने स्कैंडियम 21 की, तो आप देखें स्कैंडियम 21 लिया आपने, जिंक 30 लिया, उसमें कन्फिग्रेशन डी पे खत्म हो रही थी। ठीक है, तो वो डी ब्लॉक था। डी ब्लॉक के नीचे यहाँ पे आपको इस तरह करके 2 लाइनें अलग से उसने जो है वो ड्रा करके दी हैं। आप उन 2 लाइनों को भी ऑब्जर्व करें। तो एक जो है वो लाइन जो है वो हम लेते हैं जी यूरेनियम वाले हैं, और दूसरे जो है वो हम ट्रांजिशन बेसिकली हम लेते हैं। तो ये आपका कौन सा ब्लॉक होगा? एफ ब्लॉक होगा। और यहाँ पर ये जितने भी आपको नजर आएंगे इस तरह करके जो भी ब्लॉक आपको इसके बाद यहाँ पे नजर आएगा, ये वाला सारा ब्लॉक जो है ये पी ब्लॉक कंसीडर होता है, क्योंकि इनकी कन्फिग्रेशन पी पे खत्म होती है। आप चेक कर लें, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। आप यहाँ से जिंक 30 की कन्फिग्रेशन करें, यहाँ से आप इन 2 की कन्फिग्रेशन करें, और यहाँ से आप जो है वो क्लोरीन की कन्फिग्रेशन करके चेक करें कहाँ कहाँ पे ख़त्म होती है। जहाँ जहाँ पे ख़त्म हो वही उसके जो है वो ब्लॉक्स होते हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है एस पी डी एफ। मैं इतना डीप नहीं जा रहा इसमें, क्योंकि आपके लेवल पे ये माइनर सी चीज़ें ही कंसीडर की गई हैं, तो वरना इनकी डिटेल बहुत ज़्यादा है। बाकायदा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में बाकायदा इसके चैप्टर्स बने हुए हैं कि हमने किस तरह इसको डील करना है, किस तरह पी को डील करना है, किस तरह डी, किस तरह एफ को जो है वो हमने डील करना है। तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा गौर से और ध्यान से अब आपने देखना होगा। तो ये आपके पास आ जाएंगे जी इनके सैलिएंट फीचर्स।
अब हम आते हैं पीरियोडिसिटी ऑफ द प्रॉपर्टीज की तरफ। तो जो पीरियोडिसिटी ऑफ द प्रॉपर्टी है, आपके लिए एक रूल मैं बना दूंगा यहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग हम मूव करेंगे और उसी के मुताबिक हम देखेंगे कि क्या इसका जो है वो मतलब निकलता है और किस तरह हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। मसलन आपको कहा जाता है पीरियोडिसिटी में, एक तो हम एटॉमिक साइज को डील करेंगे। जो चीज़ें करवा रहा हूँ बेटे आपने काइंडली वही करनी है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं करनी, क्योंकि आपका जो सिलेबस है या जो आपका बोर्ड वालों ने सिलेबस दिया हुआ है वो इसी तरह माइनर करके उन्होंने दिया हुआ है। ठीक है जी, आपको दिया जा रहा है अब एटॉमिक साइज, आपने एटॉमिक साइज को डील करना है। एक ये हो गया। एटॉमिक साइज के बाद हम जो है वो लेते हैं शील्डिंग इफेक्ट, फिर हम लेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी लेंगे, फिर हम लेंगे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ले लें पहले, फिर उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये 5 चीज़ें आपने इसके अंदर जो है वो डील करनी है। अब ये होती क्या क्या हैं और किस तरह इनको जो है वो डील किया जा सकता है और कैसे इनको डिफाइन जो है वो हम कर सकते हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा काइंडली ध्यान से देखिएगा, ये चीज़ आपके लिए हो सकता है मुश्किल भी क्रिएट करे थोड़ी सी, तो बार बार आप देखेंगे तो ये आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या होने जा रहा है। एटॉमिक साइज ये है कि एटम का साइज बहुत माइनर सा होता है, इसको काउंट करना, इसको मेजर करना और इसके साइज को जानना इतना आसान नहीं है। क्या किया जाता है, उन्होंने इस तरह किया, कार्बन के 2 एटम्स लिए और उन 2 एटम्स को आपस में कंबाइन कर दिया, उनकी बाउंड्रीज को जोड़ दिया। जब उनकी बाउंड्रीज को आप जोड़ते हैं तो हम ये एज्यूम करते हैं कि ये 2 कार्बन एटम जो है वो लिए गए, जिस तरह उसने आपकी बुक पे एग्जांपल नहीं दी है, मैं इसी तरह ये 2 बड़े जो है ना एटम इस तरह करके कंबाइन कर रहा हूँ। ये इसका रेडियस है, ये इसका रेडियस है, इन दोनों रेडियस का एक डिस्टेंस होगा। ठीक हो गया, इन दोनों रेडियस का एक डिस्टेंस जो है वो हम लेते हैं, वो डिस्टेंस आपने रखा और कहते हैं कि इस डिस्टेंस का अगर आप हाफ लें तो ये दोनों का अलग अलग एटॉमिक रेडियस बनेगा। ये उनकी एक एजम्पशन है, ये उनका एक क्राइटेरिया है। तो एटॉमिक साइज बेसिकली क्या है, 2 एटम को कंबाइन करना है, उनके न्यूक्लियस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो इनका टोटल डिस्टेंस होगा और उसका हाफ करेंगे तो रेडियस आप इनका डील कर सकते हैं। तो ये एटॉमिक साइज की आपके पास आ जाती है चीज़। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, मैं इनकी अभी जो है ना ट्रेंड वगैरह भी बताऊंगा आपको, क्राइटेरिया इनका समझाता हूँ क्या है। शील्डिंग इफेक्ट ये है कि आप ये शेल ड्रा करते हैं, मसलन कोई भी शेल आपका, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये एक शेल है, ये दूसरा शेल है और ये तीसरा शेल है। मसलन इसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक हो गया, मैं चले एक ड्रा कर लेता हूँ फिलहाल आपको समझाने के लिए, इतनी लंबी बात नहीं करते। ये आपके पास 3 शेल हैं और तीनों में इलेक्ट्रॉन है, 3 शेल हैं और तीनों में इलेक्ट्रॉन है। अब आप जरा इंसाफ खुद करें, न्यूक्लियस किस को ज्यादा खींचेगा, पहले वाले इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, दूसरे वाले को खींचेगा, तीसरे वाले को खींचेगा, पहला दूसरा और तीसरा, यानी किस को ज्यादा खींचेगा। जाहिर बात है जो पॉजिटिव चार्ज के न्यूक्लियस के करीब है, प्रोटॉन के करीब है, उसी को न्यूक्लियस ज्यादा फोर्स के साथ अपनी तरफ खींचेगा, दूसरे को कम खींचेगा, तीसरे को और कम खींचेगा। उसकी वजह कि पहले और तीसरे के दरमियान एक शेल आ रहा है, ये शेल नंबर 2 है। ये शेल क्या करेगा, तीसरे शेल से या न्यूक्लियस से तीसरे शेल को स्क्रीन करेगा, बचाएगा, शील्ड करेगा, ताकि न्यूक्लियस उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट ना कर सके, अट्रैक्शन वीक हो जाएगी। जब अट्रैक्शन कमजोर हो जाएगी, साइज ऑटोमेटिकली इसका जो है वो इंक्रीज कर जाएगा और न्यूक्लियस से डिस्टेंस इसका जो है वो ज्यादा होगा। ये डायग्राम ड्रा करेंगे आपको आइडिया होगा, ये लाइनें इस तरह दूर दूर होती हैं और ये लाइन करीब होती है, ये थोड़ी सी और बड़ी होती है, ये उससे बड़ी होती है। उसकी वजह ये होती है कि ये डिस्टेंस बढ़ता है, यानी आपका जो पहला शेल और आखिरी शेल है उसके दरमियान जितने शेल आ रहे हैं वो शेल शील्डिंग इफेक्ट क्रिएट करते हैं। मसलन न्यूक्लियस से बाकी शेल्स की जो अट्रैक्शन है उसको वीक करते हैं, उसको कमज़ोर करते हैं। तो इस इफेक्ट को क्या कहा जाता है, शील्डिंग इफेक्ट का नाम दिया जाता है। तो जो आपकी बुक में प्रोटॉन दिया गया है ना, उसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी कहा जाता है। जो चार्ज न्यूक्लियस के ऊपर होता है उसको ZeFF के साथ लिखा जाएगा, तो वो होगा आपका कि आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो क्या है। तो एक तो ये हो गया शील्डिंग इफेक्ट। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी ये है आपके पास, ये एक
दिया गया है एलिमेंट, उसकी कन्फिग्रेशन मसलन मैंने यहाँ पे अकॉर्डिंग टू डायग्राम मेंशन की। इलेक्ट्रॉन है आखिरी शेल में एक मसलन। अब आखिरी शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, बात दोबारा समझें, आखिरी शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी उसको एनर्जी रिक्वायर होगी उसको आयोनाइजेशन एनर्जी कहा जाता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाले आयोनाइजेशन एनर्जी 1 है, 2 निकाले आयोनाइजेशन एनर्जी 2 है, 3 निकाले आयोनाइजेशन एनर्जी 3 है। इसी तरह अब हम डील कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या चीज़ है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में हम किन चीज़ों को लेते हैं या क्या चीज़ें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की डेफिनेशन में आ सकती हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये है कि आपने एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है आउटर मोस्ट शेल में। एक इलेक्ट्रॉन जब आखिरी शेल में ऐड होगा, मसलन ये आपका है ना, इसमें आपने एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है, ये एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आ रहा है। जब एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे जो भी एनर्जी एडिशन पर रिलीज होगी उसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन हो गया, एफिनिटी का मतलब होता है अट्रैक्शन। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना। तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने पर जो एनर्जी निकालनी पड़ेगी उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का नाम दिया जाता है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ये है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में 2 इलेक्ट्रॉन या पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का वर्ड हम यूज करते हैं कि जिसमें पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर आखिरी शेल से जो एनर्जी रिलीज होगी या जो एटम एनर्जी रिलीज करेगा और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स को आखिरी शेल में ऐड करेगा, इस चीज को हम क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का नाम देते हैं। तो ये चीज़ें अभी आपने डिस्कस की, एटॉमिक साइज, शील्डिंग इफेक्ट, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये चीज़ें आपने जब डील की तो इन सब चीज़ों का मकसद और इन सब चीज़ों को करने का क्राइटेरिया ये था कि आप अभी इनकी डेफिनेशंस कर रहे हैं, क्योंकि डेफिनेशंस ही आपको जो हैं वो मेंशन की गई हैं कोर्स में। और दूसरी चीज़ जो यहाँ पे सैलिएंट फीचर्स है, ये आपका लॉन्ग आर्टिकल है। तो उसके बाद जो है वो हम इनको डील करेंगे, इनके क्या उसे कहते हैं, प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग, ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग, इनका पीरियड और ग्रुप के अंदर ट्रेंड क्या होगा। तो आप पहले का ट्रेंड याद रखें, बाकी सब का ट्रेंड उल्ट है। अभी मैं इलेक्ट्रो शील्डिंग इफेक्ट का ट्रेंड यहाँ पे मेंशन नहीं करता, आपको पहले इसके साथ मैं कंपेयर कराता हूँ, आयोनाइजेशन एनर्जी के साथ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के साथ और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ। तो ये आपके पास 4 चीज़ें हैं जिनका आपने ट्रेंड देखना है। इस ट्रेंड को ज़रा अब आप ध्यान से देखें। ट्रेंड का मतलब क्या है? ट्रेंड का मतलब ये है कि आप पीरियड्स के अंदर एटॉमिक साइज को किस तरह डील करते हैं और ग्रुप्स के अंदर आप इनको कैसे ट्रीट करते हैं, और रीज़न भी आपने साथ देना है। एक चीज का आपने रटा मार लेना है एटॉमिक साइज के लिए, जब भी आप लेफ्ट टू राइट मूव करें, जब भी आप लेफ्ट टू राइट मूव करें, मतलब आप जब भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करें, जो एटॉमिक साइज होगा वो डिक्रीज करेगा। इस चीज को आपने अपने ज़हन में बिठा लेना है। लेफ्ट टू राइट मूव करने पर साइज डिक्रीज करता है, और ग्रुप के अंदर आप मूव करते हैं टॉप टू बॉटम, साइज इंक्रीज करता है। ये आपने चीज याद रखनी है। इसके रीजन भी अभी मैं आपको दूंगा, रीजन इन सब के सेम होंगे, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि आपने एटॉमिक साइज याद कर लिया, इसके उलट आयोनाइजेशन एनर्जी है, और एटॉमिक साइज के उलट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, और एटॉमिक साइज के उलट जो है वो इलेक्ट्रो नेगेटिविटी है। बिल्कुल आसान सी चीज है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसके अंदर है। अब ये डिक्रीज करता है, ये भी क्या करेगा? लेफ्ट टू राइट इंक्रीज, ये भी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करती है। ठीक हो गया। ये आपने इसके उलट जो है वो मेंशन किया। ये पहले से तीनों डिफरेंट है और तीनों आपस में सेम है। अब देख लें आपके सामने, लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है।
उसके बाद ग्रुप में अगर देखें, ग्रुप में टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज कर रहा है, बाकी हर चीज डिक्रीज करेगी। ये सारी चीजें आप क्या कर रही हैं, डिक्रीज कर रही हैं, इनको आप डील कर रहे हैं इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो ये आप क्या होगा, सारी चीजें डिक्रीज करेंगी, आयोनाइजेशन एनर्जी भी डिक्रीज करेगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी डिक्रीज करेगी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज करेगी। इसका रीजन क्या है, ये क्यों इस तरह होता है, हम इसको डील करेंगे। आप पहले का रीजन सही तरह अच्छे तरीके से समझ लें, सब का रीजन सेम है, ठीक है। बेशक आपस में ये डिफरेंट है लेकिन रीजन सबके सेम आएंगे, एक ही रीजन सबके साथ चलेगा। मसलन जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, साइज डिक्रीज करता है, उसकी वजह लेफ्ट टू राइट एक चीज हम रखते हैं, शेल सेम रहता है, शेल तब्दील नहीं होता। आप जब कन्फिग्रेशन करते हैं, मसलन आपने कन्फिग्रेशन की है लिथियम और बेरिलियम की, ठीक है। लिथियम जो है वो 3 होता है, बेरिलियम जो है वो 4 होता है, ये इनका एटॉमिक नंबर है। इसकी कन्फिग्रेशन करें तो आती है 1s2 2s1, ठीक हो गया। इसी तरह बेरिलियम का चेक करें, बेरिलियम की क्या आती है 1s2 और 2s2। अब देखिए क्राइटेरिया, एस से पहले 2, एस से पहले 2, यहां पर एस पे खत्म, एस पे खत्म, दोनों एस ब्लॉक हैं, ये क्लियर हो गया। लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, ये 2 का मतलब क्या है, ये पीरियड नंबर 2 है। पीरियड नंबर 2 का मतलब शेल नहीं बदला, शेल वही है आपका, शेल नहीं बदलेगा। ये शेल के है आपका, ये शेल एल है आपका, ये के शेल है और ये कौन सा शेल है, एल शेल है। तो लेफ्ट टू राइट मूव करने पर शेल नहीं बदलते, शेल सेम रहते हैं। शेल जब सेम है तो शेल के सेम होने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जब आप ऐड करेंगे लेफ्ट टू राइट, सारी बात इलेक्ट्रॉन बनते हैं। देखिए पहले में 1 इलेक्ट्रॉन था, आखिरी में दूसरे में, आखिरी में 2 हो गए, इसी तरह आगे 3 हो जाएंगे, एंड सो ऑन, 4 5 6 आगे बढ़ता जाएगा काम। तो इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं, इलेक्ट्रॉन के ऐड होने से क्या चीज बढ़ेगी, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, मतलब प्रोटॉन की तादाद बढ़ेगी। जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, ये आपस में क्या होते हैं, इक्वल। शेल सेम है, इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे, सेम शेल में ऐड होंगे, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा जिसकी वजह से अट्रैक्शन इंक्रीज कर जाएगी। ये मेन पॉइंट है, अट्रैक्शन जब इंक्रीज करेगी, अट्रैक्शन के इंक्रीज करने पर साइज डिक्रीज कर जाएगा। ये इसका मैं आपको रीजन बता रहा हूं, ठीक है। अट्रैक्शन होने की वजह से इसका साइज क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर सॉरी साइज डिक्रीज कर जाएगा लेफ्ट टू राइट, क्योंकि अट्रैक्शन इंक्रीज कर चुकी है। जब जाहिर बात है न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, उनका साइज क्या हो जाएगा, स्क्वीज कर जाएगा, छोटा हो जाएगा। अब इसी तरह इसका देखें, इसका आपस में उलट होगा, शेल सेम नहीं होते, शेल क्या होते हैं, डिफरेंट, ठीक हो गया। ये हो गया इसका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसमें ये होगा, इलेक्ट्रॉन ऐड जरूर होंगे, प्रोटॉन भी जो है वो ऐड होंगे, मतलब प्रोटॉन भी इंक्रीज करेंगे, मतलब सेम रहेंगे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज भी बढ़ेगा, इसमें कोई जो है वो दूसरी राय नहीं है, ये दोनों पॉइंट सेम है। लेकिन तीसरा पॉइंट ये है, शेल डिफरेंट होने की वजह से अट्रैक्शन डिक्रीज कर जाएगी, अट्रैक्शन इनकी डिक्रीज कर जाती है। आप कन्फिग्रेशन करके देख लें, लिथियम के नीचे आता है आपका सोडियम, तो सोडियम है 11, आप चेक करके देख लें कितना डिफरेंस है इलेक्ट्रॉन्स का। और शेल जाहिर बात है चेंज होता है, ये लिथियम में के एल शेल आता है, इसमें के एल और एम शेल, आपके 3 शेल इन्वॉल्व होते हैं। आपने कन्फिग्रेशन इसकी अच्छे तरीके से की भी हुई है और आपको इसका आइडिया भी है। तो एक तो ये चीज़ जो है वो यहाँ पे हम देखेंगे और डील करेंगे। अट्रैक्शन डिक्रीज करने से साइज इंक्रीज कर जाता है, जाहिर बात है जब अट्रैक्शन उसकी वीक है तो वो क्या कर जाएगा, साइज उसका जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। अब आप आयोनाइजेशन एनर्जी देखें, इनका ट्रेंड देखें, इनका रीजन देखें। लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है, रीजन यही रीजन है, सेम शेल है, इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, सेम शेल में पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, अट्रैक्शन इंक्रीज कर रही है, अट्रैक्शन के इंक्रीज करने से आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर जाती है। जाहिर बात है इलेक्ट्रॉन जितना क्लोज होगा उतना निकालना मुश्किल होगा, उतनी एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी, तो इसीलिए आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर जाती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन, ये भी इंक्रीज करती है, सेल सेम होने की वजह से, इलेक्ट्रॉन के ऐड होने की वजह से, पॉजिटिव चार्ज के बढ़ने से, अट्रैक्शन के इंक्रीज करने से। जो ही अट्रैक्शन इंक्रीज होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी खुद अट्रैक्शन है, जाहिर बात है ये इंक्रीज हो जाएगी। इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी अट्रैक्शन है, ये भी क्या करेगी, अपने आप को इंक्रीज करेगी।
इस तरह इनका ये क्राइटेरिया देख लें। आयनाइजेशन एनर्जी क्या कर रही है, डिक्रीज। रीजन क्या है, शेल डिफरेंट है, डिफरेंट शेल्स में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर रहा है लेकिन अट्रैक्शन डिक्रीज कर रही है क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन दूर दूर होते जा रहे हैं न्यूक्लियस से, इसी वजह से अट्रैक्शन डिक्रीज करने से आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी। तो ये आपका आर्टिकल है, आप इसको बुक से अच्छे तरीके से देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। ये आपका जो चैप्टर नंबर 3 है ये आज ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो आपने इस चैप्टर को अच्छे तरीके से तैयार करना है, फिर आपका जो है वो टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, देखते हैं कि क्या होता है। तो बॉयज़ जो हैं वो आपके इंटरेस्ट कोई नहीं ले रहे, तो गर्ल्स फिर कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स कर रही हैं, तो ये अब आपके लिए प्रॉब्लम आगे, हमारे लिए नहीं है। हमने अब ऐसे ही आपको जो है वो करवाना है, आगे आपकी मर्ज़ी है, पढ़े ना पढ़े, पेपर आपने देने हैं, पास आपने होना है, फेल भी आपने होना है। तो आप इस चीज़ को जो है वो ख़ुद पे लागू करने की कोशिश करें क्योंकि 15 सितंबर से आपके स्कूल ओपन होंगे, मे भी आपका पेपर भी रख लिया जाए। तो इस चीज़ को भी माइंड में रखिएगा, यूँ ही आप आएंगे आपने जितना सिलेबस पढ़ा हुआ होगा उसका बाकायदा जो है वो हम पेपर डील करेंगे और उसका पेपर लिया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए केमिस्ट्री का इतना ही। तो बायो वालों को मैं बायो का बता देता हूँ कि उन्हें क्या करना है, किस तरह उसको करना है। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।